नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। ये है नई सोच। आज पूरा देश भारत बंद से जूझ रहा है। भारत बंद किस लिए? ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ। और मुद्दा है रिजर्वेशन, जो कि बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा रहता है हर समय ही पूरे भारत के विषय को लेकर। और इसको लेकर आज पूरे भारत में भारत बंद देखने को मिला, जहां पर कई जगहों पर दुकानों से लेकर रेलवेज और सब चीजों पर भी बंदगी हमको दिखाई दी। कई जगहों पर ऐसा हुआ और कई जगहों पर ऐसा नहीं भी हुआ है। खैर, पूरे भारत बंद का ये ऐलान किया गया था जातीय आरक्षण को लेकर पूरे इन संगठनों की तरफ से, जहां पर अलग-अलग राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन किया। जहां पर बीएसपी, जो कि मायावती की पार्टी है, साथ में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद, जो कि सांसद हैं नगीना से, वो भी इसको लेकर पुरजोर तरीके से इसके समर्थन में उतरते हुए दिखाई दिए। वहीं एनडीए की बात करें तो वहां पर साथ में एलजेपी ने भी इसका समर्थन किया, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, केंद्र में मंत्री हैं। साथ ही इसको लेकर आरजेडी, आरएलडी, ये सब पार्टियां भी इसको लेकर माफ कीजिएगा, आरजेडी, आरएलडी नहीं, इसको लेकर समर्थन में उतरी हुई दिखाई दी। तो ये पूरा मामला क्या था, इसको लेकर आज हम करेंगे चर्चा। मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अनुराग। अनुराग, आपका स्वागत है। और इसको लेकर क्या ये पूरा मामला था, अनुराग, ये थोड़ा-सा विस्तार में समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन-सा फैसला था, जिसने भारत बंद करने के लिए ये आरक्षण को लेकर जो था पूरा मामला, एससी-एसटी आरक्षण को लेकर, इसमें क्या मामला था, ये ज़रा समझाइए? देखिए, आज अगस्त के महीने में 21 अगस्त के दिन भारत बंद का आह्वान तमाम उन संगठनों के द्वारा किया गया था, जो अपने आप को एससी-एसटी का मसीहा कहते हैं या फिर कह लीजिए उनकी आवाज़ बनने का वो काम करते हैं। देश की कई विरोधी पार्टियाँ जो इस वक़्त विपक्ष में बैठी हुई हैं, उनमें उन उन ज़्यादातर पार्टियों ने इस चीज़ का समर्थन किया था। उनका कहना था कि ये सीधा-सीधा संविधान के ऊपर हमला है, आरक्षण को हम नहीं छीनने देंगे किसी भी प्रकार के फैसले से। तो कहीं न कहीं हुँ, सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर सरकार को भी कहीं न कहीं घेरने का प्रयास किया गया। आप इसे अगर पीछे हट के देखेंगे तो 1 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो राज्य है, राज्य को एससी-एसटी के अंदर हुँ, उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। जो सरकारी नौकरियों के अंदर राज्य अपने हिसाब से कानून बनाकर उसके अंदर एससी-एसटी रिज़र्वेशन आरक्षण के अंदर वो उपवर्गीकरण कर सकता है। तो जब से जी, ये फैसला आया तमाम केंद्र सरकार ने पहले इसे पल्ला झाड़ लिया। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मामलों में केंद्र सरकार कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी या फिर कोई उसके विपरीत कोई टिप्पणी नहीं करती या फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। परंतु इस बार केंद्र सरकार ने जो एनडीए की हुँ, सरकार है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप देखिए वो सुप्रीम कोर्ट के विपरीत टिप्पणी उन्होंने की, उनके तमाम बड़े नेताओं ने उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया और वहीं विपक्ष का तो काम ही होता है कि विपक्ष तो हर बार सरकार के जो भी विपरीत परिस्थिति है उसके ऊपर टिप्पणी करता है। परंतु कहीं न कहीं आप देखिए कि आरक्षण को लेकर जो सबसे बहस छिड़ी हुई है क्रीमी लेयर को कि एससी-एसटी के अंदर क्रीमी लेयर का जो मसला है, हुँ, तो देखिए उनका कहना है जिनको आरक्षण प्राप्त है, तो उनका कहना है कि ये उनके संवैधानिक ढांचे के ऊपर प्रहार है। उनके जी, आरक्षण के हक को छीना जा रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उनको दिया है और ये आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। परंतु कहीं न कहीं क्रीमी लेयर को लेकर बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरफ है और इसके विपरीत 2004 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उपवर्गीकरण को समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया था। परंतु अब जो 24 के अंदर जो फैसला आया वो भी कहीं न कहीं दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी आपको देखने को मिलेगी। देखिए एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियाँ एक तरफ हो चुकी है। देखिए पहले कई बार बहुत कुछ छोटे-छोटे मौके ऐसे आते हैं जब तमाम राजनीतिक पार्टियाँ भले ही वो सरकार में हो, भले ही वो विपक्ष के अंदर बैठी हो, तमाम पार्टियाँ हुँ, इस एक मुद्दे का समर्थन करते हुए आपको नज़र आएगी। आप देखिए आपको इससे यूपीएससी के अंदर जो लेटरल एंट्री का एक बार नोटिस आया था, विज्ञापन छपा जी। था, हालाँकि बाद में उसे वापस ले लिया गया। तो कहीं न कहीं उसके अंदर भी सरकार ने कोई आरक्षण नहीं रखा गया था, तो उसको अनुराग, ऊपर भी हमें देखा जाए तो चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा गया एक तरीके से विपक्ष द्वारा कि भाजपा जो है वो जो संविधान का मूल ढांचा है, उस पर प्रहार करने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर वो लगातार उनके मंत्रियों की तरफ से भी बयान आए, जो कि 2019 के बाद सांसद चुने गए थे। चाहे वो लल्लू सिंह हो, जो फिलहाल चुनाव हारे, और उसके अलावा और भी एक आध शायद हेगड़े कुछ नाम था उनका, जो साउथ से कहीं पर सांसद थे। तो उनके जो बयान थे, उनके आधार पर विपक्ष ने ये पूरा नैरेटिव बनाया और इस पर ही चुनाव लड़ा गया कि ये आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है।
और आपका आरक्षण अगर ये भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो दो 300 जो 400 सीटों की बातें की जा रही थी, उसको लेकर कि ये संविधान में जो आरक्षण का मुद्दा है इसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो अब ऐसे में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का और जो यूपीएससी को लेकर जो लेटरल एंट्री वाला मुद्दा है, क्या ये दोनों इस ओर इशारा नहीं करते? क्या ये एक जो विपक्ष का नैरेटिव था इसको पुख्ता करने के लिए लोगों के दिमाग में ऐसा नैरेटिव नहीं बनेगा इसको लेकर और भाजपा को क्या इससे और नुकसान हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, निश्चित रूप से जब लोकसभा चुनाव के अंदर एक तरफ भाजपा का 400 पार का नारा मीडिया में उसकी इतनी हवा थी कि ऐसा लग रहा था हुँ, कि वो नारा ज़मीन से जुड़ा हुआ है और वहीं विपक्ष ने संविधान बदलने की बात को लेकर जैसे किया, परंतु उनकी मीडिया में इतनी हवा नहीं हो पाई। सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी हवा नहीं हो पाई जितनी 400 पार के नारे की थी। परंतु आपने जब वोटिंग का रिज़ल्ट देखा 4 जून को, जो यूपी ने आपको बिल्कुल बदलाव की एक तरफ, क्योंकि यूपी के अंदर जिस प्रकार का बदलाव हुआ तो उसकी मुख्य वजह यही था संविधान बदलने का। आरक्षण छीन लेगा, पिछड़ों से आरक्षण छीन लेंगे और भाजपा अगर दोबारा सत्ता में आई तो आपका संविधान बदल दिया जाएगा। जो अधिकार भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने आपको दिए, आपके वो अधिकार छीन लिए जाएँगे। तो हुँ, निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपने लोकसभा के नतीजों में देखा और जैसे-जैसे अब समय के बाद विधानसभा चुनाव भी अब कई राज्यों में होने वाले हैं। जम्मू-कश्मीर के अंदर जी, होंगे, झारखंड में भी होंगे, हरियाणा में होंगे, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर होंगे। तो जो अखिलेश यादव की बात कह लीजिए, फिर राहुल गांधी को जो जातीय जनगणना का मुद्दा है, जाति की गणना हुँ, वाला मुद्दा है, तो निश्चित रूप से उसको बल मिलेगा क्योंकि आप देखिए कि विपक्ष की तरफ से एक ही नारा दिया जाएगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्योंकि जी, कहीं न कहीं नीतीश कुमार भले ही आज सरकार के अंदर हो, परंतु नीतीश कुमार जाति जनगणना के समर्थक रहे हैं। तेजस्वी के साथ जब वो सरकार में थे, तो बिहार के अंदर जो जातीय जनगणना हुई, बिल्कुल। हालाँकि हाई कोर्ट ने उस फैसले को सरकार को उसे निरस्त कर दिया था। परंतु हुँ, कहीं न कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियाँ आरक्षण के फैसले के समर्थन में दिखाई देगी, भले ही कहीं कहीं सरकार में हो या फिर कहीं विपक्ष में हो। क्योंकि देखिए, जाति के आधार पर देश के वोट बैंक को साधती है तमाम राजनीतिक पार्टियाँ। जब वोट बैंक स ठीक रहेगा तो इनकी कुर्सियाँ बची रहेंगी, अगर इनका वोट बैंक खिसकता है तो इनकी कुर्सियाँ भी खिसक जाएगी। तो निश्चित रूप से विपक्ष को और मजबूती मिली और इस मजबूती को आपने लोकसभा में देखा, परंतु विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार का अभी माहौल देश में बना हुआ तो इसको और बल मिलकर मजबूती विधानसभा में लोकसभा से दुगने नतीजे विपक्ष के समर्थन में देखने को मिलेंगे। एक सबसे बड़ी वजह ये है कि पीडीए, जो अखिलेश यादव का हुँ, पीडीए है, तो लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो देखा उसकी सफलता, विधानसभा चुनाव में आप जी, देखना तो विधानसभा चुनाव भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर ने लोकसभा के अंदर भी कहीं न कहीं जाति को लेकर कहा था कि जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी, हालाँकि हुँ, अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया था, परंतु विपक्ष ने इस चीज़ को मुद्दा बना लिया था और कहीं न कहीं जो जाति का नारा था वो लोकसभा से लेकर तमाम रैलियों में आपने देखने को मिला। देखिए, राहुल गांधी अब बिल्कुल अलग प्रकार की विचारधारा, देखिए अभी कांग्रेस की जो विचारधारा, पार्टी विचारधारा पे ना चलकर जो वोट की नीति है, उस पर चली हुई है क्योंकि कांग्रेस इस बार भाजपा का बिल्कुल काउंटर करना चाहता है कि भाजपा को किसी भी प्रकार रोक दे। अगर उसको हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, तो कांग्रेस उस हद तक जाएगी, पर उन्हें भाजपा को रोकना एकमात्र लक्ष्य कांग्रेस का बन जी, चुका है, जिसकी ज़िम्मेदारी साइड में अखिलेश यादव भी कहीं न कहीं मजबूती से निभा रहे हैं। तो आरक्षण बिल्कुल। के स और अनुराग ये आरक्षण का जो मुद्दा है, हमेशा से ही एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल सेंसिटिव मुद्दा रहता है पूरे भारत में ही, इसको लेकर लगातार बहस होती रहती है। कई लोग जो आरक्षण की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो इसको लेकर इसका विरोध करते हुए दिखाई देते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। वहीं आरक्षण एक एक समय पे जब ये संविधान बना तो उसमें ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, जो हमारे बुद्धिजीवी थे, उन्होंने ये पाया कि आरक्षण की ज़रूरत थी तो वहाँ पर उस समय दिया गया है, लेकिन इसको कहा गया था कि इसको हर 10 साल बाद इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। उस पर अभी तक ये बहस रहती है कि क्या आज भी आरक्षण की हमें ज़रूरत है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था अनुराग, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो एसटी, एससी रिज़र्वेशन है, इसमें जो सारी जातियाँ जो आती हैं, वो समान रूप से एक एक तरीके से समान रूप से सभी पिछड़ी उतनी नहीं है, जितनी बाकी की हैं। मतलब उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दिए और इसको लेकर कहा कि इनको वर्गीकृत किया जाना चाहिए और ये राज्य सरकार पर जैसा कि आपने बताया, इस पर छोड़ दिया गया। लेकिन पहले जब इसको लेकर फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही, जब इस पर सुनवाई हुई थी काफ़ी समय पहले, काफ़ी सालों पहले और उसको लेकर आज ये फैसला जो है वो पलट दिया गया है। तो अनुराग इस फैसले में जो अंतर आया है, आप ये किस तरीके से इसको देखते हैं और क्या ये ठीक रहा है आपके हिसाब से? देखिए
सम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध तो कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, ना कोर्ट के फैसले के जी, विरोध में कोई टिप्पणी करेगा। जो कोर्ट ने कहा उसको आपको मानना पड़ेगा, भले ही आपको वो फैसला पसंद हो या फिर नापसंद। क्योंकि देखिए आरक्षण के 2 पक्षधर हमेशा रहे हैं, एक तो आरक्षण के विरोध में, एक आरक्षण के समर्थन में। जिसको आरक्षण नहीं मिला वो हमेशा विरोध में कहता है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर देखिए हमारे देश में 2 धड़े हैं, जो सबसे ज़्यादा मजबूत धड़ा ये है कि जो कहता है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पे करना चाहिए, जातीय आधार पर नहीं। क्योंकि हमारे देश में समानता का अधिकार सबको मिला हुआ है, राइट टू इक्वालिटी का जब फंडामेंटल राइट देश में है, तो फिर राइट टू रिजर्वेशन भी तो होना चाहिए। आप देखिए कि सबको अगर समानता का अधिकार है, तो जो रिजर्वेशन है वो भी तो जाति के आधार पर ना देकर कहीं न कहीं आर्थिक आधार पर दिया जाए, तो सभी के साथ जितनी भी जातियों में कोई भी जिसके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, वो भी मुख्य भूमिका में आकर देश में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सके। परंतु कहीं न कहीं जब स्टार्टिंग से व्यवस्था की गई थी, तो कोई भी राजनीतिक दल इसमें छेड़खानी नहीं करना चाहता, क्योंकि कहीं न कहीं हुँ, एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, आप इसे सँभाल नहीं पाओगे। अगर कोई भी इसमें छेड़खानी करता है, तो निश्चित रूप से उसको उसकी सरकार जाएगी और उसकी पार्टी का भी पतन निश्चित रूप से स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसा रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहता। आप देखिए 47 के बाद से भी कोई भी राजनीतिक पार्टी ने इतने बड़े स्तर पर कोशिश नहीं की आरक्षण के साथ छेड़खानी करने की। जबकि कांग्रेस तो कहती है कि हम आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि ये जो सीमा है वो बढ़ जाए। तो निश्चित रूप हुँ। से हर व्यक्ति अपने राजनीतिक वोट के फायदे के प्रति आरक्षण के शब्द को यूज़ करती है और उसके जो कह लीजिए उस एजेंडे के हिसाब से सेट करती है जिससे उसको फ़ायदा मिल सके। बिल्कुल, अपने एजेंडे के हिसाब से इसको तय किया जाता है कि आप किस तरीके से इसको वर्गीकृत करेंगे। और अनुराग आज भारत बंद के दौरान हमें ये भी देखने को मिला कि जहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे, एक तो पटना का एक बहुत वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया जा रहा था और उसी बीच एक एसडीएम भी थे जिनको सिपाही ने ही लाठी मार दी। तो बीच में एसडीएम भी वहाँ पर फँसते हुए हमको दिखाई दिए, खुद उस लाठी चार्ज में। और इस लाठी चार्ज का जो अलग-अलग जगहों पर विरोध हुए, लाठी चार्ज का पुलिस द्वारा किया गया, इसको लेकर जो नेता थे, वो जो इसका समर्थन कर रहे थे इस भारत बंद का, उन्होंने इसको लेकर लगातार सवाल उठाए। वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के, भीम आर्मी के, चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको लेकर सवाल उठाया और बाकी नेताओं ने भी इसको लेकर सवाल उठाया। तो अनुराग ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन आपको देखने को मिला या फिर आपके पास भी कुछ ऐसे वीडियो आए, जहाँ पर कुछ जो उग्रवादी होने का थोड़ा एक तरीके से देखा गया। देखिए, जब भी कोई विरोध प्रदर्शन या फिर बंद का ऐलान किया जाता है, तो निश्चित रूप से पुलिस का प्रथम प्रयास ये रहता है कि उस बंद को सफल ना होने दे। पुलिस राज्य में अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसको मेंटेन करने चाहती है, तो उसके लिए उसके ऊपर आदेश थे, तो पुलिस ने आदेश के अनुसार लाठीचार्ज किया और भीड़ को कहीं न कहीं वहाँ से पटना के अंदर तितर-बितर करने का प्रयास किया। परंतु हमारा विरोध करना संविधान में अधिकार है, हर व्यक्ति अपने विरोध कर सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से उसे विरोध करने का अधिकार है, वो उसे संविधान ने दे रखा है। परंतु कहीं न कहीं जब आप पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसके कारण वो किसी भी प्रोटेस्ट के ऊपर कहीं न कहीं लाठीचार्ज आपको उसे तितर-बितर या फिर वाटर कैनन का प्रयोग करके उससे कहीं न कहीं खदेड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि तमाम संगठनों ने जो एससी-एसटी के लेकर अपनी आवाज़ उठाती है, तो उन्होंने इस बंद का आह्वान किया था और कई राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन किया। परंतु कोई भी ज़्यादा बड़ा चेहरा वहाँ पर धरातल पर जाकर आपको प्रदर्शन करता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हुँ, लाठियाँ महज़ जो जनता होती है वही खाते हैं, उनके बच्चे खाते हैं, नेता तो आराम में बैठकर एसी के कमरों में एसी की हवा खाते हैं। देखिए, भले ही हमारे देश में विडंबना ये है कि चुनाव आयोग भले ही कहता रहे कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोटिंग का जो पोलराइज़ेशन है वो ना हो, परंतु सच्चाई देश की यही है कि टिकटों से लेकर उम्मीदवारों तक हर चीज़ जाति के आधार पर हमारे देश की राजनीति तय करती है। आप इससे सहमत हो या फिर असहमत, परंतु सच्चाई यही है। बिल्कुल, आज भी सच्चाई ये है कि जाति और धर्म के आधार पर टिकटों का बँटवारा चाहे फिर वो कोई-सा भी चुनाव हो, कहीं पे भी चुनाव हो, आपको ये देखने को ज़रूर मिल जाता है। अनुराग आज इस वीडियो को फ़िलहाल यहीं समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। भारत बंद को लेकर कोई जो आपके पास कोई जानकारी हो उसको भी ज़रूर साझा करें। क्या आपको दिक्कतें आईं? इसको लेकर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आज आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार, ये है नई सोच।